हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी थी। उसने कहा था कि आगे की कहानी का भाग है जब लहना सिंह लड़ाई खत्म होने पर वापस घर लौट रहा है। कहानी वहाँ से शुरू होती है जब लहना सिंह युद्ध से घर लौटता है। कहानी का शीर्षक है हीरे का हीरा। तो शुरू करते हैं कहानी। आज सवेरे ही से गुलाब देई काम में लगी हुई है। उसने अपने मिट्टी के घर के आंगन को गोबर से लीपा है। उस पर पीसे हुए चावल के मंडन मांडे हैं। घर की देहली पर उसी चावल के आटे से लीकें खींची है और उन पर अक्षत और बिल्व पत्र रखे हैं। दूब की 9 डालियां चुनकर उनने लाल डोरा बांधकर उसकी कुल देवी बनाई है और एक हरे पत्ते के दूने में चावल भरकर उसे अंदर के घर में भीत के सहारे एक लकड़ी के देहरे में रखा है। कल पड़ोसी से मांगकर गुलाबी रंग लाई थी। उससे रंगी हुई चादर बिचारी को आज नसीब हुई है। लठिया टेकती हुई बुढ़िया माता की आंखें यदि 3 वर्ष की कंगाली और पुत्र वियोग से और 1.5 वर्ष की बीमारी की दुखिया के कुछ आंखें और उनमें ज्योति बाकी रही हो तो दरवाजे पर लगी हुई है। 3 वर्ष के पति वियोग और दारिद्र्य की प्रबल छाया से रात दिन के रोने से पथराई और सफ़ेद हुई गुलाबदेई की आंखों पर आज फिर एक कुछ यौवन की ज्योति और हर्ष के लाल डोरे आ गए हैं। और 7 वर्ष की बालक हीरा, जिसका एकमात्र वस्त्र कुर्ता खार से धोकर कल ही उजला कर दिया गया है, कल ही से पड़ोसियों से कहता फिर रहा है कि मेरा चाचा आवेगा। बाहर खेतों के पास लकड़ी की धमाधम सुनाई पड़ने लगी। जान पड़ता है कोई लंगड़ा आदमी चला आ रहा है जिसके एक लकड़ी की टांग है। 10 महीने पहले एक चिट्ठी आई थी जिसे पास के गांव के पटवारी ने पढ़कर गुलाबदेई और उसकी सास को सुनाया था। उसमें लिखा था कि लहना सिंह की टांग चीन की लड़ाई में घायल हो गई है और हांगकांग के अस्पताल में उसकी टांग काट दी गई है। माता के वात्सल्य में और पत्नी के प्रेम में हृदय पर इसका प्रभाव ऐसा पड़ा था कि बेचारियों ने 4 दिन रोटी नहीं खाई थी। तो भी अपने ऊपर सत्य आपत्ति आती हुई और आई हुई जानकर भी हम लोग कैसे आंखें मीच लेते हैं और आशा की कच्ची जाली में अपने को छिपाकर कवच से ढका हुआ समझते हैं। वे कभी कभी आशा किया करती थी कि दोनों पैर सही सलामत हो लेकर ही लहना सिंह घर आ जाएं तो कैसा। और माता अपनी बीमारी से उठते ही पीपल के नीचे के नाग के यहाँ पंच पकवान चढ़ाने गई थी कि नाग बाबा मेरा बेटा दोनों पैरों चलता हुआ राजी खुशी मेरे पास आवे। उसी दिन लौटते हुए उसे एक सफ़ेद नाग भी दिखा था जिससे उसे आशा हुई थी कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई। पहले पहले तो सुखदेई को ज्वर की बेचैनी में पति का एक टांग कभी दाहिनी और कभी बाईं, किसी दिन कमर के पास से, किसी दिन पिंडली के पास से, फिर कभी टखने के पास से कटी हुई दिखाई देती। परंतु फिर जब उसे साधारण स्वप्न आने लगे तो वह अपने पति को दोनों जांघों पर खड़ा देखने लगी। उसे ये न जान पड़ा कि मेरे स्वस्थ मस्तिष्क की स्वस्थ स्मृति को अपने पति का वही रूप याद है जो सदा देखा है। परंतु वह समझी कि किसी करामात से दोनों पैर चंगे हो गए हैं। किंतु अब उनकी अविचारित रमणीय कल्पनाओं के बादलों को मिटा देने वाला वह भयंकर सत्य लकड़ी का शब्द आने लगा जिसने उनके हृदय को दहला दिया। लकड़ी की टांग की प्रत्येक खटखट मानो उनकी छाती पर हो रही थी
और ज्यों-ज्यों वह आहट पास आती जा रही थी त्यों-त्यों उसी प्रेम पात्र के मिलने के लिए उन्हें अनिष्ठा और डर मालूम होते जाते थे कि उनकी जिनकी प्रतीक्षा में उनके 3 वर्ष कोवे उड़ाते और पल पल गिनते कटे थे, प्रत्युत वे अपने हृदय के किसी अंदरी कोने में ये भी इच्छा करने लगी कि जितने पल विलंब से उससे मिले उतना ही अच्छा। और मन की भित्ति पर वे 2 जांघों वाले लहना सिंह की आदर्श मूर्ति को चित्रित करने लगी और उस अब कभी न दिख सकने वाले दुर्लभ चित्र में इतनी लीन हो गई कि एक टांग वाला सच्चा जीता जागता लहना सिंह आंगन में आकर खड़ा हो गया और उसके इन हंसते हुए वाक्यों से उनकी वह व्यामोह निद्रा खुली कि अम्मा, क्या अंबाले की छावनी से मैंने जो चिट्ठी लिखवाई थी वह नहीं पहुंची? माता ने झटपट दिया जगाया और सुखदेही मुंह पर घूंघट लेकर कलश लेकर अंदर के घर की दहरी द्वार साख पर खड़ी हो गई। लहना सिंह ने भीतर जाकर देहरे के सामने सिर नवाया और अपनी पीठ पर की गठरी एक कोने में रख दी। उसने माता के पैर से छूकर हाथ सिर से लगाया और माता ने उसके सिर को अपनी छाती के पास लेकर उस मुख को आंसुओं की वर्षा से धो दिया जो बाख्तरों की गोलियों की वर्षा के चिन्ह कम से कम 3 जगह स्पष्ट दिखा रहा था। अब माता उसको देख सकी। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उसके बीच बीच में 3 घावों के खड्डे थे। बालकपन में जहाँ सूर्य, चंद्र, मंगल आदि ग्रहों की कुदृष्टि को बचाने वाला तांबे चांदी की पतड़ियों और मूंगे आदि का कंठला था, वहाँ अब लाल फीते से 4 चांदी के गोल गोल तमगे लटक रहे थे। और जिन टांगों ने बालकपन में माता की रजाई को 50-50 दफ़ा उघाड़ दिया, उनमें से एक की जगह चमड़े के तमसों से बंधा हुआ डंडा था। धूप से शाह पड़े हुए और मेहनत से कुमलाए हुए मुख पर और महीनों तक खटिया सेने की थकावट से पिलाई हुई आँखों पर भी इस एक प्रकार की वीरता की, एक तरह से स्वावलंबन की ज्योति थी जो अपने पितामह के घर और उनके पितामहों के गांव को फिर देखकर खिलने लगी थी। माता रुंधे हुए गले से न कुछ कह सकी और न कुछ पूछ सकी। चुपचाप उठकर कुछ सोच समझकर बाहर चली गई। गुलाबदेही, जिसके सारे अंग में बिजली की धाराएं दौड़ रही थी, जिसके नेत्र पलकों को धकेल देते थे, इस बात की प्रतीक्षा न कर सकी कि पति की खुली हुई बाहें उसे समेटकर प्राणनाथ के हृदय से लगा लें, किंतु उसके पहले ही उसका सिर, जो विषाद के अंत और नवसुख के आरंभ से चकरा गया था, पति की छाती पर गिर गया और हिंदुस्तान की स्त्रियों के एकमात्र हाव भाव अश्रु के द्वारा उसकी 3 वर्ष की कैद हुई मनोवेदना बहने लगी। वह रोती गई और रोती गई और फिर रोती गई। क्या यह आश्चर्य की बात है? जहाँ की स्त्रियाँ पत्र लिखना पढ़ना नहीं जानती और शुद्ध भाषा में अपने भाव नहीं प्रकाश कर सकती, और जहाँ उन्हें पति से बात करने का समय भी चोरी से ही मिलता है, वहाँ नित्य अविनाशी प्रेम का प्रवाह क्यों नहीं अश्रुओं की धारा की भाषा में। ये थी पंडित चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी गई उसने कहा था कहानी का आगे का भाग। लहना सिंह जब युद्ध से घर लौट रहा होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चलते चलते हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं किसी नए कवि की नई कहानी के साथ कल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।